नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अपनी पॉलिटी की क्लास में राष्ट्रपति के बारे में, और क्या क्या अर्हताएँ हैं, कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज भी हम देखेंगे राष्ट्रपति के ही कुछ अनुच्छेदों के बारे में और उनकी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कि कैसे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। और उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट को सुन लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सुविचार है कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी लाइनें बहुत कुछ कह जाती हैं कि अगर आप मेहनत करते रहे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है। इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और फल की इच्छा मत कीजिए, फल हमें अपने आप मिल जाएगा। बस हमने पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो आज पढ़ते हैं राष्ट्रपति से ही संबंधित कुछ और अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, और उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति का पद कोई धारण कर लेता है तो जो ये शर्तें रखी जाती हैं वो इस प्रकार हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वह कोई और पद धारण नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और वह राष्ट्रपति के पद को भी ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको बताया था मैंने अपनी पिछली क्लास में कि कोई जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसे अपनी जॉब से पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब वह राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मंत्रियों के लिए, एमएलओ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वह अपने पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझे दोस्तों। अब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वह कोई और पद धारण नहीं कर सकता, और व्यक्ति के राष्ट्रपति बन जाने के बाद उसे मकान इत्यादि की सुविधाएं भी मुफ्त में मिलती हैं। आप देखते हैं ना राष्ट्रपति भवन, तो ये सब सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं उन्हें, राष्ट्रपति भवन मिलता है, बहुत आलीशान होता है। तो ये सब सुविधाएं उन्हें मिलती हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है। पदावधि के दौरान वेतन व भत्तों को भी कम नहीं किया जाता, वेतन भी नहीं कम किया जाता और भत्ते भी कम नहीं किए जाते। राष्ट्रपति का वेतन जो है संसद द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है, जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता और प्रधानमंत्री के वेतन पर टैक्स लगता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब आया अनुच्छेद 60, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में अगर उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश हैं तो उनके समक्ष राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। तो किसके सामने दिलवाई जाती है, एक तो भारत के न्यायाधीश, और अगर भारत के न्यायाधीश नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 61 आता है और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
तो दोस्तों संविधान का अब क्यों महाभियोग किस कारण से लगाया जाता है, क्या वजह है आखिर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो दोस्तों संविधान का उल्लंघन और अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब अगर संविधान का उल्लंघन किया या कुछ मंत्रियों की जो भी बात है उन्हें नहीं माना, उनके अगेंस्ट कुछ करा, तो ये होता है संविधान का उल्लंघन और अतिक्रमण। तो इस वजह से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और कौन कौन लगाता है? संसद के दोनों सदनों में, संसद में लगता है और संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और यदि संसद का एक सदन भी राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तो संसद का दूसरा सदन उस आरोप की क्या करता है? जांच करता है कि ये जो आरोप लगाया गया है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों कैसे लगाया जाता है ये महाभियोग, तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे दोस्तों यदि लोकसभा को राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करना है, अभी शुरू करना है, महाभियोग लगाया नहीं है, शुरू करना है, तो सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 25%, 1/4 सदस्य संख्या होनी चाहिए। और यदि महाभियोग प्रक्रिया पारित करनी है तो कितनी होनी चाहिए? 2/3, 66% सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है। लोकसभा में अभी मैं एक सदन के बारे में बता रही हूँ कि अगर प्रारंभ करना है तो 1/4 मतलब 25% सदस्य संख्या होनी चाहिए। और अगर पारित करना है महाभियोग को तो कितनी होनी चाहिए? 2/3 होनी चाहिए, 66% होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर यदि एक सदन में महाभियोग पारित हो जाता है, अब अगर लोकसभा में अगर इतने सदस्य मिल जाते हैं, ठीक है, महाभियोग पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन में जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की क्या दी जाती है? टाइम लिमिट दी जाती है कि आप इतने दिन में अपने आप को आपके जो आरोप हैं उनको झूठा करके दिखाइए कि ये आरोप मेरे ऊपर झूठे लगे हैं। तो अपने आप को क्या साबित करने के लिए कि ये आरोप मेरे पे झूठे लगे हैं, ये साबित करने के लिए 14 दिन दिए जाते हैं और तब यह दूसरे सदन में जाता है। ठीक है। तो दूसरे सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करने के लिए उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है कि आप पे जो भी आरोप लगे हैं आप उनको क्या करवाइए, उनके बारे में सारे सबूत निकलवाइए कि ये सच है या नहीं है। अब यदि दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हैं, राष्ट्रपति ने अपने आरोपों को झूठा साबित कर दिया तो 2/3 मत से महाभियोग पारित नहीं होगा और राष्ट्रपति का जो पद है वह भी बच जाएगा। और अगर राष्ट्रपति अपने आरोपों को झूठा साबित नहीं कर पाया, है ना, तो 2/3 मत से दूसरे सदन में भी, लोकसभा में तो हो गया, अब राज्यसभा में भी जो है वहाँ भी क्या हो जाएगा? महाभियोग पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से होती है महाभियोग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप जानिए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में आती है। तो आप समझे कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। तो दोस्तों संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। अब लोकसभा में जो चाहिए 1/4 सदस्य चाहिए, 25% सदस्य चाहिए महाभियोग प्रारंभ करने के लिए। और उसके बाद जब महाभियोग पारित करना है तो लोकसभा में तो 66 2/3 सदस्य चाहिए। ठीक है। अब जब एक सदन में महाभियोग पारित हो गया तो दूसरे सदन में पारित होने से पहले राष्ट्रपति को मोहलत दी जाती है कि आप अपने ऊपर जो आरोप हैं उनको झूठा साबित करके दिखाइए, तब हम आपका पद जो है आपको दिलवा सकते हैं। तो 14 दिन का उन्हें टाइम दिया जाता है। 14 दिन के अंदर उन्हें अपने ऊपर आरोप जो हैं झूठे साबित करने होते हैं कि जो भी आरोप लगे हैं मेरे ऊपर, इन्हें ये झूठे हैं। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाए राष्ट्रपति,
नहीं कर पाए तो 2/3 जो सदस्य संख्या है, मत है, उनसे राज्यसभा में भी क्या हो जाएगा, महाभियोग पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो ये होती है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया। तो समझे दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर उनके अर्हताओं से लेकर उनके महाभियोग तक की प्रक्रिया को हमने जाना और इससे आगे भी हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।